नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अड़ी। सीज फायर ये शब्द जितना गंभीर है उतना ही पुराना इसका इतिहास है। ब्रिटिश सैन्य दस्तावेजों के मुताबिक पहली बार 1902 के बोअर युद्ध में इस शब्द का जिक्र हुआ। यह युद्ध दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य और डच मूल के अफ्रीकी वंशजों के बीच लड़ा गया था। बोअर युद्ध औपनिवेशिक युग में यूरोपीय शक्तियों के बीच एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आज 2025 में दुनिया एक बार फिर एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है जहां सीज फायर दुनिया में एक बहुत बड़े युद्ध को रोक भी सकता है, और अगर नहीं हुआ तो फिर यह युद्ध एक बहुत बड़े महाविनाशक युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। अब से 30 घंटे बाद दुनिया की दो महाशक्तियां सीज फायर के मुद्दे पर एक महामुलाकात करने जा रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के अलास्का में रूस यूक्रेन युद्ध का हल ढूंढने और सीज फायर के मुद्दे पर बात करने के लिए मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले संकेत अच्छे नहीं हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का वार्ता से पहले ही रूस को डायरेक्ट धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि पुतिन को सीज फायर करना ही होगा। सीज फायर से इनकार किया तो बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इतना ही नहीं, संकेत तो यह भी है कि अगर यह बैठक नाकाम होती है तो शांति नहीं बल्कि महाविनाश का रास्ता खोल देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप के जो डेप्यूटी हैं जेडी वेंस, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर रूस को सीधी वार्निंग दी है। जेडी वेंस ने कहा है कि शांति तभी संभव है जब दुश्मन अमेरिका से डरे। अमेरिका से खिलवाड़ का परिणाम घातक होगा। खास बात यह कि जेडी वेंस ने यह बयान ब्रिटेन में मौजूद न्यूक्लियर बेस से दिया है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि अलास्का वार्ता से पहले ही रूस और बेलारूस ने एक ज्वाइंट एक्सरसाइज भी की है। लेकिन इस मोमेंट को याल्टा मोमेंट भी कहा जा रहा है। 1945 में क्रीमिया के याल्टा शहर में एक समिट हुई जिसमें सोवियत संघ के जोसेफ स्टालिन, अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल शामिल हुए। लेकिन किस पर बात करने? जर्मनी और पोलैंड पर बात करने। और जर्मनी और पोलैंड का कोई प्रतिनिधि इस मीटिंग में था ही नहीं। यहां बात इन्हीं दोनों देशों को बांटने की थी, लेकिन किसने की? इन तीनों नेताओं ने की। ठीक इसी तरह अलास्का में इसमें यूक्रेन शामिल नहीं होगा क्योंकि इसमें यूरोप शामिल नहीं होगा। इसलिए इसे याल्टा समिट की अलास्का वार्ता से तुलना की जा रही है। और याल्टा समिट ने जिस तरह से यूरोप का नक्शा बदल दिया था और खासकर पूर्वी यूरोप में आज भी उसको बहुत अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता, क्या अलास्का समिट भी एक बार फिर यूरोप का नक्शा बदलेगी? क्या अलास्का समिट से एक बार फिर यूक्रेन का नक्शा बदल जाएगा? इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हैं, एज डिफेंस एक्सपर्ट, रोबिंदर सचदेव हैं, विदेश मामलों के जानकार, पूर्णिमा नाथ जुड़ेंगे हमारे साथ, अमेरिका से राजनीतिक विश्लेषक हैं, युक्तेश्वर कुमार को आप देख रहे हैं जो चीन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, कुलदीप कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे यूक्रेन से, और यूक्रेन का इससे क्योंकि इसमें होना चाहिए, जेलेंस्की बार बार कह रहे हैं, लेकिन यूक्रेन क्योंकि इस समिट में शामिल नहीं है इसलिए उनसे भी बात करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन पहले एक न्यूट्रल व्यू लेता हूं मैं युक्तेश्वर कुमार से। युक्तेश्वर जी, हालांकि चीन का इस मीटिंग में होना बिल्कुल कोई यहां पर उसका रेलेवेंस नहीं है, लेकिन फिर भी चीन बहुत बड़ा स्टेक होल्डर रहा इस वॉर में, और खासकर इस बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर में रूस के साथ बहुत करीब रहा है। आप वहां से कैसे देख रहे हैं? बर्ड आई व्यू क्या है इस अलास्का समिट का? देखिए, भले ही चीन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, लेकिन चीन एक महत्वपूर्ण देश है। और आपको याद होगा 4 साल पहले 2021 में यही इसी जगह पे चीन के विदेश मंत्री और उस समय वांग यी थे, स्टेट काउंसलर जो अब विदेश मंत्री हैं, और उनके साथ में अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनसे बात हुई थी और वो बड़ा ही खतरनाक हुआ था। उसमें हमारे दोस्त जो थे वो लोग इंटरप्रेटर का काम कर रहे थे और बड़ा ही टेढ़ा सा था। तो अब की बार जो ये अलास्का की ट्रंप पुतिन शिखर वार्ता है वो ऐसे ही होने वाली है जैसे कि नाच न जाने और अगना टेढ़ा। रूस कहेगा कि पश्चिम गलत है, अमेरिका कहेगा कि यूरोप के लोग और यूरोपीय जो मिनिस्टर्स हैं अभी जो मिल रहे हैं लंदन में वो गलत हैं, और बेचारा यूक्रेन कहेगा कि जमीन ही टेढ़ी हो गई है। तो पुतिन को असली भूख है कि उसको जमीन भी चाहिए और पहचान भी चाहिए। इसलिए ये सम्मेलन जो मैं पेचिंग में बैठ कर भी देख रहा हूं वो लग रहा है कि ऊंट के मुंह में जीरा है। आपने तो एक लाइन में खारिज कर दिया इस सम्मेलन को। आप कह रहे हैं ऊंट के मुंह में जीरा है।
एक लाइन में आप खारिज कर रहे हैं। युक्तेश्वर कुमार चाइना से हमारे साथ है, बीजिंग से, और इसलिए मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि ये बहुत अहम है। आप इनको विदेश मामलों का जानकार समझिए, लेकिन ये समझिए कि चाइना की बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। और पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके नाम के आगे लिखे भी कि चीन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमेरिका से भी आ रही हैं एक पैनलिस्ट, और हमारे साथ यूक्रेन से भी एक पैनलिस्ट आ रहे हैं। लेकिन रविंद्र सचदेव, व्हाट्स योर टेक? क्या यहां पर अलास्का समिट से उम्मीदें लगाई जाएं? और उससे पहले तो मैं ट्रंप की धमकी का जिक्र करूंगा। उम्मीद तो पता नहीं यूक्रेन क्या लगा रहा है, यूरोप क्या लगा रहा है, पुतिन क्या लगा रहे हैं, और ट्रंप की उम्मीदें। लेकिन ट्रंप ने क्या कहा है? गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। क्या गंभीर परिणाम भुगतने होंगे? क्या जिक्र, क्या संकेत दे रहे हैं ट्रंप? देखिए, गंभीर परिणाम होंगे अगर ऑब्वियसली एक तो है कि रशिया के तेल की सैंक्शंस और बढ़ा दी जाएंगी जो खरीद रहे हैं, खासकर इंडिया पे गाज गिरी है। चाइना पर वो करे ना करे, पर इंडिया तो हम सफर करेंगे ही अगर परिणाम नहीं निकलता। वन, उसके अलावा सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस में यस, अमेरिका खुद तो अब पैसे नहीं दे रहा, बट आर्म्स देगा जो कि नेटो खरीदेगा, तो उसको स्पीड अप कर दिया जाएगा। ये भी हो सकता है जो रशिया का पैसा है करीब $250 बिलियन के सेंट्रल बैंक का बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में, और करीब $50 बिलियन जो अमेरिका में है, वो जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक उसको टच नहीं किया गया, हालांकि उसके इंटरेस्ट को करा गया है। सैंक्शंस और बढ़ेंगे, तो फिलहाल तो ये कुछ दिखती है चीजें, और कुछ भी हो सकते हैं, वी कैन नॉट से। बट यस, ओवरऑल देखिए, अभी आप जो याल्टा का मेंशन कर रहे थे, बड़ा सही आप एक कंपैरिजन दे रहे थे। इस समय पुतिन ये चाह रहे हैं कि पुतिन और ट्रंप मिले, और जैसे बिग पावर्स आपस में अपनी दुनिया बांट लेते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस इधर, तुम्हारा इधर, तो पुतिन एक उस विचार से जा रहे हैं अमेरिका से मिलने और ट्रंप से मिलने कि हम दो बिग पावर्स हैं, अब आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं जो छोटे छोटे देश हैं इनका क्या होगा। अरे हम दो बिग पावर्स हैं, लेकिन यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है ना, अमेरिका और रशिया की कॉलोनी तो है नहीं। क्या वो है कॉलोनी? नहीं है, बट नहीं है बिल्कुल, बट पुतिन जो पोजीशन कर रहे हैं ना, नहीं तो ट्रंप और पुतिन का मिलने का मकसद क्या है? यूक्रेन के युद्ध को लेके यही तो हो गया ना कि बड़ी पावर्स। मैं यही तो सोचना, मैं यही समझना चाहता हूं जनरल कुलकर्णी, क्योंकि आप मिलिट्री एक्सपर्ट हैं। सर हमें ये समझाइए, और थोड़ी देर में हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स जरिए दिखा देंगे। बाकी पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और ट्रंप की पार्टी से ही हैं। पूर्णिमा जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शो पर। जनरल कुलकर्णी, मुझे ये बताइए, एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट होने के नाते आपको लगता है कि पुतिन के पास कोई रीजन है यहां पर जो टेरिटरी उन्होंने कब्जा कर ली है उससे पीछे हटने की? कोई रीजन है उनके पास? और अगर नहीं है तो क्या माने कि ट्रंप वहां पर यूक्रेन की जमीन पुतिन को गिफ्ट करने जा रहे हैं? नमस्ते, थैंक यू सो मच। मैं आपको पूर्णिमा जी आपसे नहीं, जनरल कुलकर्णी से। पूर्णिमा जी, अभी आपके पास आऊंगा। जनरल कुलकर्णी का टर्न है। गौरव, जब आपने बात की, दो इनसे मैं आपको कहूंगा। एक, आपने बोअर वॉर की बात की, उससे अपने महात्मा गांधी जी को मेडल मिला, नंबर 1। और नंबर 2, आपने जो याल्टा में बात की, जिसके विंस्टन चर्चिल है, आज की तारीख में प्रेसिडेंट ट्रंप और विंस्टन चर्चिल के जो दोनों के जो मैं कहूँगा तेवर हैं, एक जैसे नजर आते हैं। तीसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि क्या लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं पर एक तो बातचीत होगी। दूसरा, जैसे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में हुआ था, जब जर्मनी को बांटा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन के नीचे आया और वेस्ट जर्मनी में बाकी वेस्टर्न पावर का पार रहा। और बहुत सालों के बाद हमने देखा कि किस प्रकार से ईस्ट और वेस्ट का विलय हुआ। यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक, जो पुतिन बार बार ये कहते हैं कि नाटो की सदस्यता जो है वो ज़ेलेंस्की या यूक्रेन को नहीं दी जाएगी। इसका अगर प्रमाण या इसका वो एक मैं कहूँगा अनाउंसमेंट करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो मुझे लगता है 50% बैटल तो वही खत्म हो गया और जीत गए समझे। दूसरी बड़ी बात जो है, जो अपना लुहांस्क और अपना जापोरिजिया हुआ, आपका खेरसॉन हुआ, अपना क्रीमिया हुआ, ये जो पोर्शन जो अभी तक तो रूस के कब्जे में है, मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर वो कहते हैं कि यूक्रेन को ही बांट दिया जाए, वेस्ट यूक्रेन और ईस्ट यूक्रेन जो भाग आज रशिया के हाथ में है, ये उनके। सर ये क्या मतलब हुआ? फिर काहे का सीज फायर? सर फिर तो ये पुतिन की जीत हुई। फिर तो पुतिन की जीत होनी ही है। पुतिन की जीत होनी ही है, दो राय नहीं है इससे। ना अमेरिका को भी शक है, अमेरिका भी कोई शक, यूरोप को नहीं चाहिए इसकी जीत, किसकी? रूस की जीत, क्योंकि यूरोप को डर है रूस का। और ये कह रहे हैं ट्रंप की सीज फायर नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आई एम कमिंग टू यू सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरे साथ पूर्णिमा नाथ है अमेरिका से।
पूर्णिमा नाथ, एक सेंस किया जा रहा है जो ग्लोबल थिंकर्स है उनके बीच कि पुतिन तो ऑलरेडी जीत गए, और कैसे जीत गए हैं, उन्होंने इस मीटिंग से जेलेंस्की को माइनस करवा दिया है। माइनस जेलेंस्की जो मीटिंग हो रही है वो पुतिन की अपने आप में एक बड़ी जीत है। ट्रंप को पहली शर्त तो पुतिन की माननी पड़ी है, और पुतिन के तेवर और ट्रंप की डेस्परेशन ये बता रही है कि पुतिन हैज मेनी थिंग्स टू विन, और ट्रंप के पास बहुत कुछ है जो वो इस मीटिंग में खोने वाले हैं। थैंक यू सो मच गौरव जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है उतने इससे पता चला, जो स्टीव विटकॉफ जो गए थे मिस्टर पुतिन से मिलने, उनके साथ कोई एनवॉय नहीं था, उनका कोई ट्रांसलेटर नहीं था। उनके साथ जो बात हो रही थी मिस्टर पुतिन के साथ, वहाँ से जो उन्होंने समझे उनके हिसाब से पुतिन प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलना चाहते हैं। और मुझे ये लग रहा है, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, कोई पार्टी का ऑब्जर्वेशन नहीं है, ना किसी एनालिस्ट से मैंने सुना है। मुझे ये लग रहा है, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कैंपेन ट्रेल में कि डे 1 में ये वार ख़त्म करेंगे। अभी 6 महीना हो गया, वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो रहा है। बार बार मीडिया में जाके कह रहे हैं मैंने 5-6 वार बंद कर दिया, इंडिया पाकिस्तान को भी रोकवा दिया है, मैं नोबेल प्राइज पाना चाहता हूं। तो ये जो सिचुएशन में अभी वो खुद फंस गए हैं, ये एक सॉर्ट ऑफ लाइक एक उनको समझ नहीं आ रहा है। और स्टीव विटकॉफ को भी शायद समझ नहीं आया था कि उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिलना चाहते थे या नहीं चाहते थे। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ है। दिस इज ए प्योरली ए फेस सेविंग एजेंडा बाय ट्रंप। आपने सुना होगा एक बार फिर से बोलिए पुतिन के और ट्रंप की मीटिंग के बारे में। अमेरिका से जुड़ी हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, ट्रंप की पार्टी से हैं, वो ये कह रही हैं कि ये केवल और केवल अपनी इमेज बचाने का ट्रंप का एक प्रयास है, ये एजेंडा है उनका। हो सकता है जी, ये मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं सर कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बताया था कि मीटिंग में 2 मिनट में मैं समझाऊंगा कि डील होगा या नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, जो कंट्री रशिया के हिसाब से मैं अगर पर्सपेक्टिव से देखूं, दे आर ऑलरेडी विनिंग। यहाँ पे देयर इज नो रीजन फॉर रशिया टू कम टू द टेबल विदाउट प्रेसिडेंट ट्रंप और एनीबडी एल्स एक्सेप्टिंग द डिमांड्स कि यूक्रेन को नेटो में नहीं लेना है। उनका जो वहाँ पे जो बेस बना के रखे वो सब निकालना पड़ेगा। उन्होंने जो जगह ले लिया। तो 2014 का जो कू हुआ था, अमेरिका ने किया था, मैं आपको बता रही हूँ। तो वो तो अभी ये युद्ध अभी तो शुरू नहीं हुआ ना। 2014 का कू हुआ था, क्राइमिया तब लिया था रशिया ने। देयर इज नो रीजन फॉर जो उनका डिमांड जो है, वो डिमांड अमेरिका सुनने का लिए तैयार नहीं है। आप बोलते हो मैं उनकी पार्टी से हूँ, डेफिनेटली मैं रिपब्लिकन पार्टी से हूँ, लेकिन मैं उस टाइप का एक शख्स भी हूँ जो सामने जो गलत होता है उसको गलत सही है। और आपने यही इससे पहले भी मेरी डिबेट में कहा था, इससे पहले भी आपने ट्रंप को जब उन्होंने भारत पर टैरिफ बढ़ाया था तो आपने कहा था कि ये गलत किया और उनकी पार्टी से होने के बावजूद किया। युक्तेश्वर जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मेरा अगला सवाल आप ही से था। युक्तेश्वर जी, मेरा सवाल यह है, ट्रंप अपने आप को, हालांकि उनके समर्थक यही कह रहे हैं कि ट्रंप पिछले कुछ दिनों में इस दूसरी रिजीम में अपने आप को एक टफ नेगोशिएटर और दुनिया का सबसे बड़ा नेगोशिएटर उन्होंने साबित किया है। हालांकि जिस देश से आप बैठे हैं वहां तो वो फेल हो गए और उसके साथ वो नेगोशिएट नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद क्या इस दुनिया के सबसे अच्छे बेहतरीन नेगोशिएटर का ये सबसे बड़ा एग्जाम है पुतिन के साथ नेगोशिएशन करना? बिल्कुल, बहुत बड़ा एक परीक्षा है। हाँ, लेकिन जो ट्रंप हैं उनको पहचानना और जानना किसी के बस की बात में नहीं है, क्योंकि उनकी जो रणनीति है वो मुंह में राम और बगल में छुरी जैसी है। कभी वो पुतिन को गले लगाते हैं और कभी जेलेंस्की को अपने ही घर में, अपने ही ऑफिस में बुला करके डांट देते हैं। असल में ये जो मुलाकात कल की जो 30 घंटे या 25 घंटे में होने वाली है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये जैसे चीन और अमेरिका का 4 साल पहले 2021 में जो बहुत बड़ा था, वो पूरा इंटरनेट पे सब उस समय तो यही चल रहा था और इस बार भी चलेगा, क्योंकि उस बार तो केवल विदेश मंत्रियों के बीच में मीटिंग हुई थी। इस बार और चीन और अमेरिका के बीच में हुई थी। इस बार रूस
और अमेरिका के बीच में हो रहा है। भले ही अब रूस उतना पावरफुल नहीं है, पर यह मुलाकात के लिए, अमेरिका के लिए ऐसे है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अमेरिका चाहता है, और बेसिकली ट्रंप जो चाहते हैं, शांति का एक तमगा और बेसिकली नोबेल प्राइज। और रूस जो चाहते हैं, मैं दिखाने वाला हूं कि ट्रंप का मकसद क्या है इस नेगोशिएशन के पीछे या इस सीज फायर के पीछे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि यूक्रेन से कुलदीप आ चुके हैं, मैं कुलदीप के पास जाऊं। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, मैं बिग वॉल पे जाऊंगा और अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि अभी पुतिन क्यों के पास एज ज्यादा है, क्यों पुतिन यहां पर ज्यादा मजबूत नेगोशिएशन पावर में है। दिखाइए ये नक्शा, आप देखिए ये नक्शा है यहां पर यूक्रेन का, जिसमें आप ये जो इलाका देख रहे हैं, ये वाला इलाका, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये इलाका अभी रूस के कब्जे में है, या रूस की सेना यहां पर मौजूद है और लगातार यूक्रेन से या तो चुनाव वहां पर उनसे युद्ध लड़ रही है, या फिर वो यहां पर अभी कब्जा कर चुकी है, जो कि 18 से 20% का इलाका बताया जा रहा है यूक्रेन का। अब आपको बताता हूं उसमें कौन कौन सा इलाका है। सबसे पहले देखिए ये डोनेस्क है, जहां लगभग 16,000 किलोमीटर का इलाका जो है वो कब्जा कर चुका है रूस। उसके बाद ज़ैपोरिज़िया 15,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो यहां पर कब्जा कर चुका है रूस। अब खरसोन देखिए, खरसोन के करीब 12,000 वर्ग किलोमीटर पर रूस का कब्जा है। और इसके अलावा कुल यूक्रेन की जमीन देखें यहां पर, तो वो 15 से 16% की जमीन है, 96,000 वर्ग किलोमीटर की, जो यहां पर कब्जा कर चुका है। यहां एक बार फिर से चलाइएगा इस मैप को, रूस, क्योंकि अभी इसमें आप देखिए ये जो, एक बार वो वाला मैप लाइए जो अभी हम बात कर रहे थे, पहले वाला मैप लाइए। उस मैप पे जो अभी आपको दिखा रहे थे कि जो 15 से 16% का जो वहां पे कब्जा था, आप देखिए क्रीमिया जहां पे 27,000 वर्ग किलोमीटर का कब्जा पहले ही कर चुका है, जिस पर अभी बैठा हुआ रूस, और शायद ही कभी यूक्रेन उसको ले पाए, तो शायद इस पर बात ना हो। इसके बाद आप देखिए लुहांस का इलाका है, करीब 26,700 वर्ग किलोमीटर का, इस पर वहां पर रूस आकर बैठ गया है। डोनेस्क से हमने आपको दिखाई दिया था यहां पर, और 96,000 का वर्ग किलोमीटर का कुल इलाका आता है, 15-16% का, जिस पर वहां पर बैठ चुका है रूस। अब आगे आइए, आगे दिखाते हैं यहां पर आपको, और एक और कंपैरिजन दिखाते हैं आपको। जब युद्ध शुरू हुआ था और जो आज का हिस्सा है वो आप देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ था तो ये पूरा यूक्रेन का मैप, जहां पर इतना हिस्सा यूक्रेन के पास था, लेकिन आज जब चौथे साल में युद्ध प्रवेश कर गया है, 3.5 साल के आसपास पहुंच रहा है, तो ये इतना हिस्सा जहां पर रूस आ चुका है, ये अभी पुतिन के पास है। यहां पर वो कब्जा कर चुके हैं या तो कुछ इलाकों में, या कब्जा करने के लिए लगातार लड़ रहे हैं। सवाल यहां है कि क्या पुतिन अब इस हिस्से को छोड़ देंगे या इस हिस्से को ट्रंप के सामने देने के लिए कहेंगे? ये बफर जोन होगा, रूस का कब्जा होगा, क्या होगा? अब यही सवाल लेकर मैं जाऊंगा कुलदीप कुमार के पास, जो यूक्रेन से हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, यूक्रेन में क्या सेंस है इस सीज फायर की वार्ता को लेकर? क्योंकि ज़ेलेंस्की तो लगातार खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पुतिन की प्रेशर टैक्टिक है, लेकिन क्या यूक्रेन वासियों को ये डर है कि ट्रंप और पुतिन की इस वार्ता के बाद वो अपनी एक बड़ी जमीन का एक बड़ा हिस्सा खो देंगे? देखिए, ज़ेलेंस्की तो कह रहे हैं कि वो हिस्सा नहीं खोना चाहते, वे कोई भी जमीन जो है यूक्रेन की नहीं देंगे, लेकिन कोई ना कोई आगे चल के सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। 3.5 साल होने वाले हैं, 10-12 दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं उसमें। अगर ये सोल्यूशन नहीं निकलता तो देखिए, चाहे वहां के लोग जो हैं, चाहे यहाँ के लोग, हम लोग सफर तो कर ही रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और लास्ट में रिजल्ट तो वही निकलेगा जो कि तय हो चुका है। जगह तो मुझे लगता है लिए बिना रशिया मानने वाला नहीं है, वो किसी भी तरह से कंप्रोमाइज नहीं करेगा विदाउट जगह को लिए हुए। क्या उसमें ट्रंप आए बीच में, चाहे कोई भी आए, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी इमेज खराब करेंगे पुतिन अपनी जनता के सामने कि जी मैंने 3.5 साल लड़ाई लड़ी और मैंने उनको जगह वापिस करके मैं वापिस आ गया हूँ। ऐसा नहीं होने वाला जो मुझे लगता है। तो आप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन वाले कहीं ना कहीं ये मन बना चुके हैं कि हमारा इतना हिस्सा जा रहा है? मन बना चुके हैं, लेकिन फेवर में लोग, देखिए जी, कुछ परसेंट लोग फेवर में है, कुछ परसेंट लोग फेवर में नहीं है। हाँ। वो तो कहते हैं आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि जिन लोगों के बच्चे ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं इस वॉर में, वो कहते हैं इसको कंटिन्यू कीजिए। और जो लोग चाहते हैं कि कहीं पे शांति वार्ता हो, ताकि जो लोग बच गए हैं उनको राहत की सांस मिले, वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके इसका सोल्यूशन निकाला जाए। देखिए, ये जो एरिया हैगा, ये 2014 से ही इसमें प्रॉब्लम चल रही है। कोई आज बहुत सारा एरिया जहां पर प्रॉब्लम चल रही है, सही कह रहे हैं आप, डोनेस्क लुहांस्क खासकर। हाँ, तो ये प्रॉब्लम तो चल ही रही है, और इसका रिजल्ट मेरे को नहीं लगता कि बिना कुछ दिए इसका रिजल्ट निकलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। बाकी आके देखें आगे क्या होता है फ्यूचर में, कल पता लग जाएगा हमारे को कि क्या होने वाला है। मुझे लगता नहीं कि कहीं पे भी इसका कोई सोल्यूशन कल निकलता, मुझे नजर नहीं आ रहा। चलिए, आप कह रहे हैं इसका सोल्यूशन निकलता आपको नहीं नजर आ रहा, लेकिन हमारे पास एक और यहां पर रिपोर्ट है, मैं चाहूंगा वो रिपोर्ट भी दिखा दी जाए कि सीज फायर के पीछे पुतिन का मकसद क्या हो सकता है।
अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से वाकिफ कुछ लोगों ने ये जानकारी दी है सोर्सेस को, और वो जानकारी क्या है? जानकारी ये है कि पुतिन का मकसद हिडन एजेंडा हो सकता है इसके पीछे। पुतिन अपने लक्ष्यों पर अभी भी कायम है जो उनको हासिल करना है, और इसलिए अपनी सेनाओं को वो फिर से संगठित कर सकते हैं अगर यहां पर एक टेम्पररी सीज फायर होता है या उनको थोड़ा वक्त मिलता है, और वो कीव पर एक बार फिर हमला कर सकते हैं अगर ये सीज फायर टेम्पररी होता है, तो रीअलाइनमेंट कर सकते हैं। उनका पूरा मकसद है कि यूक्रेन कभी नेटो में शामिल ना हो, वो इस सीज फायर में ये भी शर्त रख सकते हैं। इसके अलावा विदेशी शांति सैनिक उसके क्षेत्र में प्रवेश ना करें। कौन सा? जहां पर वो पहुंच चुके हैं, जो फॉरेन की पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो यहां ना आए। जीत रहे हैं इसलिए झुकने की कोई वजह पुतिन के सामने दिखती नहीं है, इसलिए सीज फायर से कहीं ना कहीं एक ब्लफ सा करना चाह रहे हैं, जो जेलेंस्की भी कह रहे हैं। जो इलाका जीत चुके हैं उसे भी अपने पास रख लें और सीज फायर में ट्रंप के सामने ये शर्त रखें, यह भी कहा जा रहा है। बाद में और अधिक क्षेत्र पर कब्जा करें, रीअलाइन करें, सेना को मजबूत करें और उसके बाद फिर से एक युद्ध शुरू हो। जनरल कुलकर्णी, क्या आप अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से वाकिफ लोगों की इस बात से सहमत हैं, इस एनालिसिस से सहमत हैं कि सीज फायर इज अ ब्लफ? जेलेंस्की जो कह रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि पुतिन के पास कोई वजह नहीं है और पुतिन दोबारा आएंगे और यही यूरोप का डर है? इससे कोई शक नहीं, पुतिन ने जो इलाका लिया है वो लेके रहेंगे। लाखों सैनिक उन्होंने अपनी जान गंवाई, और इतने सैनिकों की जान गंवाने पे अगर कोई इलाका दे देता है तो वो ही नहीं, पूरा रूस की नाक कट जाएगी। और आज की तारीख में यूरोप ने अपने लिए एक ये प्रेस्टीज इशू बना लिया है, और खासकर यूके ने, और अब जर्मनी ने भी उसको ज्वाइन किया है। फ्रांस लगा रहता है, तो यूके के कारण जेलेंस्की अपने बलबूते पे लड़ते होते तो कोई बात नहीं थी। ठीक है, जेलेंस्की अपने बलबूते पे नहीं लड़ रहे, दूसरों के बलबूते पे लड़ रहे हैं। वो पेश है, मुखौटा है, और वो मुखौटा सिर्फ जेलेंस्की है। चाहे जेलेंस्की कुछ भी बोले, जेलेंस्की अपने तरीके से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मैं भी यूक्रेनियन होता तो मैं यही कहता कि मैं अपना एरिया नहीं दूंगा, तो लेकिन जेलेंस्की अपने बलबूते पे बात नहीं कर पा रहे। उनको जब तक अमेरिकन हेल्प नहीं होगी, जब तक उनको यूनियन हेल्प नहीं करेगा, तब तक जेलेंस्की क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जेलेंस्की इट इज ऑलमोस्ट अ फेट अकम्प्लीट टू यूक्रेन की जो इलाका है वो यही है कि यहाँ पे ऑनरेबली कैसे एग्जिट लिया जाए, उसकी सोच विचार हो रहा है। और वो ऑनरेबल एग्जिट फिर इसमें एक बहुत बड़ा सवाल आता है, फिर इसमें एक बहुत बड़ा सवाल आता है रोविंदर, देन यूरोप का क्या होगा? क्या फिर से वही याल्टा दोहराया जाएगा? क्या फिर से यूक्रेन के टुकड़े होंगे? क्या फिर से यूरोप के मुहाने पर आकर बैठ जाएंगे? खासकर पोलैंड जैसा देश जो बिल्कुल यूक्रेन से लगता हुआ है, खासकर दूसरे देश हंगरी जैसा देश जो बिल्कुल यूक्रेन से लगता हुआ है। आखिर यूरोप का भविष्य क्या होगा अगर ट्रंप समर्पण कर दे? और ये समर्पण ही माना जाएगा अगर ट्रंप सीज फायर में पुतिन को ये जगह दे देते हैं तो? आप जो कह रहे हैं एग्जैक्टली वो जो जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं उसी बात को फिर आगे ले जाते हैं। हाँ। ये वॉर केवल यूक्रेन की नहीं है, तो ये यूरोप की वॉर है, राइट? ये वॉर अब यूरोप की वॉर बन रही है। तभी यूरोप कह रहा है कि हमें खतरा है, यूक्रेन को खड़ा रखो। यूक्रेन गिरा तो हमारे दरवाजे पर पुतिन होगा, वो एम्बोल्डेंड हो जाएगा। और खासकर यूरोप में भी दो पार्ट्स हैं एक तरह से। एक तो है जो कि ईस्टर्न यूरोप की जो पिछली कंट्रीज थी जो नए नेटो में आए हैं, ये लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया जो पहले सोवियत यूनियन के थे, फिर इधर हो गया पोलैंड। हंगरी तो हालांकि रशिया के रशिया से सिंपैथिक रहता है, पोलैंड हो गया। तो ये जो नए नेटो के मेंबर्स आए हैं, नए यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स आए हैं, इनको और ज्यादा सबसे खतरा दिखता है क्योंकि ये बॉर्डर पर भी ही है। तो ये वॉर, एंड ऑफ कोर्स अब उधर यूके एंड जर्मनी, इन सब का रवैया बदल गया। तो ये वॉर अब यूरोप की है इस समय। ठीक है, तो इसलिए इनको है कि पुतिन को रोकना है। बट ये एज सच जो फिलहाल हालात है, पुतिन इनसे कभी बैकआउट नहीं कर सकता। जो टेरिटरी है वो तो है ही। बात यह है जो कल की मीटिंग हो रही है, शायद उसमें ट्रंप अब ये कहने जा रहे हैं कि मैं टेरिटरी को लेके कोई बात नहीं करूंगा। आज जो यूरोपियन लीडर से बात हुई है ट्रंप की, उसमें शायद निकल के आया है, ट्रंप ने प्रॉमिस किया है यूरोप को कि मैं टेरिटरी के ऊपर कोई डील नहीं करूंगा इस मीटिंग में, मैं केवल और केवल सीज फायर की बात करूंगा। अरे तो सीज फायर किस शर्त पे होगी भाई? पुतिन क्या वो ये कह रहा है शायद कि मैं बात करूंगा कि सीज फायर करो और बाकी सारी जो वार्ताएं हैं, डिस्कशंस है, वो नेक्स्ट राउंड में। और आपको लगता है पुतिन शायद ये एक अप्रोच है? हाँ जी, आपको लगता है पुतिन मान जाएंगे? पुतिन केवल सीज फायर के लिए और बाकी डिस्कशन, उसमें एक और वो कैरेट स्टिक हो रहा है, ये हो रहा है जो अगली मीटिंग होगी वो शायद रशिया में होगी।
तो पुतिन गेम खेल सकते हैं कि भी ओके ट्रम्प अगली रशिया में मीटिंग है, जो उसकी होगी बहुत- उसमें ट्रंप ने कहा कि वो जेलेंस्की को भी लेकर आएंगे। और आपको लगता नहीं, है कि वो भी है। जेलेंस्की रशिया जाएंगे? ये नहीं, बड़ी उससे पहले हो सकता है एक और मीटिंग ट्रम्प और पुतिन की हो जाए। वी डोंट नो द सीक्वेंस। चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं अभी एक और बड़ी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं और फिर मैं जाऊंगा सीधे अमेरिका, क्योंकि अमेरिका से पूर्णिमा नाथ बहुत अच्छा एनालिसिस कर रही हैं। अलास्का वार्ता में ट्रंप का मकसद क्या है, जरा अब आपको यह बताता हूं मैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप का भी केवल एक मकसद सीज फायर नहीं है, इसके पीछे और भी मकसद हैं। ट्रंप ने चुनावी वादा किया था कि हम युद्ध रुकवाएंगे और यह बहुत बड़ा उनका वादा था और यह उनके लिए उनकी इमेज दांव पर लगी हुई है, इसलिए भी ट्रंप यह युद्ध रुकवाना चाहते हैं। नोबेल प्राइज तो हम सब जानते हैं, नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप कितने बेकरार हैं और अगर उन्होंने रूस युद्ध रुकवा दिया तो जाहिर सी बात है यह उनके लिए बड़ी कामयाबी होगी और उनका दावा और मजबूत करेगी। इसके अलावा यूएस फंड, अमेरिकी कारोबार को बढ़ाना, जो कि इस युद्ध की वजह से अमेरिका को जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, इसलिए भी वहां पर वो चाहते हैं। मिनरल डील, अमेरिका यूक्रेन के साथ एक बड़ी मिनरल डील क्रैक करना चाहता है और यह भी उनका एक बड़ा मकसद है कि इस युद्ध को रुका के यूक्रेन को जो मदद दी है उसके बदले में मिनरल डील की जाए। और एक बहुत बड़ा मकसद मागा समर्थकों का है। मागा समर्थक, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो कि ट्रंप का कैंपेन है, वो समर्थक इस युद्ध के खिलाफ हैं। वो कहते हैं हमारा कोई से है ही नहीं, हम क्यों युद्ध लड़ रहे हैं यूक्रेन के लिए। तो वो भी ट्रंप के ऊपर एक प्रेशर है। पूर्णिमा नाथ, क्या ये मैं सही कह रहा हूं? क्या आपको लगता है कि ये केवल एक ही मकसद नहीं है, ट्रंप के कई मकसद हैं और ट्रंप की इमेज स्टेक यहां पर है, ट्रंप की इमेज दांव पर लगी है? सर्टेनली सर, मैं एक बात बहुत दुखी होके कह रही हूँ। जो मागा, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो कोर बेस है, जो क्रिश्चियन, वाइट क्रिश्चियन सपोर्टर्स जो उनका है, जो मागा कहते हैं यूजुअली, अनफॉर्चुनेटली उनको जियोपॉलिटिक्स के बारे में कुछ समझ में नहीं आता। मैं दुख के लिए इसीलिए कह रही हूँ कि उनको समझ इसलिए नहीं आता कि उनको ना पास्ट की कुछ समझ है कि जो अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस है, CIA बोल दीजिए, US एड बोल दीजिए, उनको कैसे यूज करा जाता था, US एड जो यहाँ से जाता था किस मकसद से जाता था, उनमें जियोपॉलिटिकल क्या इंटेंशंस है, अमेरिकन हेजिमनी, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म का क्या कनेक्शन है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कैंपेन में क्या बोला है, उनका वन ट्रैक माइंडसेट है बेसिकली, हमें ये वॉर नहीं खेलना। अंडरस्टूड, ऑब्वियसली यहाँ से जो बिलियंस ऑफ डॉलर वहां पे जाते थे उसका कोई मकसद तो था, वो मकसद जानने का कोई आइडिया नहीं था। अभी क्या हुआ, अभी रिसेंटली जो यूरोप डील हुआ उर्सुला के साथ, ये क्या डील था? ये एक मास्टर और स्लेव का डील आप बोल सकते हो, एक कॉलोनियल डील आप बोल सकते हो। वहां पे जाके उनके पास पैसा है कि उनको लोन लेके अमेरिका में इन्वेस्ट करना है, $750 बिलियन, कहाँ से लाएंगे वो लोग? वो उर्सुला जाके सारे जो 27 यूरोपियन कंट्रीज से उनके साथ जाके बात करके फिर तो डील साइन करेंगे। अभी तो डील साइन नहीं हुआ, वो तो कम्युनिकेशन था, एक क्लेम था कि हम ये कर लेंगे। उर्सुला को इतना इजी वो लोग दे देंगे उनका अपना टेरिटरी। यूरोप अगर कह रहे हैं कि उनका टेरिटरी में रशिया का खतरा है, वो खुद का टेरिटरी खुशी खुशी अमेरिका को दे देंगे। तो ये जो मागा जो टीम है ना, अनफॉर्चुनेटली उनको जियोपॉलिटिकली समझ में नहीं आया, उनका जो सपोर्टर बेस है। एक चीज बताइए, चलिए मागा की आपने बड़ी अच्छी से परिभाषा में बता दी कि मागा समर्थक क्या चाहते हैं। मुझे ही बताइए, क्या इसके पीछे नोबेल पीस प्राइज भी है क्या? सर, जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं उनके हिसाब से यूरोप में सबसे बड़ा डील किया उन्होंने, 5 वार 6 यार बंद करवा दिया अपने बल पे, तो उनको तो नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए। हर रोज, एवरी अदर डे देयर इज सम पोस्ट फ्रॉम आइदर GOP, फ्रॉम व्हाइट हाउस, फ्रॉम द प्रेस सेक्रेटरी दैट नोबेल प्राइज पाना चाहिए। मतलब घुसा जा रहा है हमारे ऊपर, मतलब शव करा जा रहा है, उनको नोबेल प्राइज पाना ही चाहिए कि उन्होंने इतना सब काम कर दिया। बेसिकली द प्रोजेक्शन इज बराक ओबामा को मिल गया, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को क्यों नहीं मिलना चाहिए कि उन्होंने 6 वार बंद करवा दिया? तो अभी के लेंगे क्या? वो तो स्वीडन की कमेटी नोबेल पीस प्राइज की तय करेगी, हमको दो, मुझे नोबेल दो। ये क्या बात होती है कि मुझे नोबेल दो, मैंने ये कर दिया, मुझे नोबेल दो, मैंने ये कर दिया। युक्तेश्वर कुमार, फिर कल को शी जिनपिंग भी कहें कि देखो मैंने ये कर दिया, मुझे नोबेल दो, मैंने ये कर दिया, मुझे नोबेल मिलना चाहिए। बिल्कुल, मुझे तो नोबेल नहीं, उनको जादू टोना रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि
कौन सा उन्होंने, मुझे तो हंसी आ रही है, कौन सा उन्होंने वार खत्म करवा दिया? ना तो इजराइल और पैलेस्टाइन का वार अभी खत्म हुआ है, बड़ा बड़ा वार। हाँ। और ना ही वो खुद केवल जो है ना जादू टोना में, जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आप कोई फिल्म देखने जाते हैं और फिर बॉलीवुड का फिल्म जिसमें पोस्टर बड़ा 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 लगाते हैं, गाना जोरदार होता है और कहानी खत्म होते हुए दर्शक सोचता है कि पैसा वसूल हुआ कि नहीं। तो ये जो है ना, वो जो कहते हैं कि 2 मिनट में हम सारा मीटिंग खत्म करवा देंगे और वार खत्म करवा देंगे, तो ये तो हमें ऐसा नहीं कि यूएन, और मुझे तो ज्यादा कॉमेडी लगती है, राजनीति कम। और अगर ऐसा हो तो हमको तो चाय की गपशप वाली चौपाल खोल देना चाहिए, जिससे कि अलास्का के इस 2 मिनट के और या जितने भी 2 घंटे की मुलाकात से ये सब कुछ होने जाने वाला है नहीं। ट्रंप को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो किसी के मित्र नहीं रहे हैं। कुछ साल पहले तक बड़े गले मिल रहे थे भारत के साथ में भी, और अभी आप देखिए क्या कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्रंप क्या वाकई में ट्रंप पर पुतिन भरोसा करेंगे, या पुतिन का मकसद वाकई युद्ध रोकना है? बड़े इफ एंड बट्स हैं सर इस गली में, ये सड़क बिल्कुल सीधी नहीं है, इस राह में बहुत मोड़ है। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक और यहां पर रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि हम गंभीर परिणाम भुगतने होंगे अगर सीज फायर पुतिन ने नहीं किया तो। आइए, हमारी टीम ने यहां पर एक रिपोर्ट बनाई है कि अगर अलास्का में होने वाली वार्ता फेल हुई तो क्या होगी, ट्रंप क्या करेंगे। यूक्रेन को क्या नेटो में शामिल कर लेंगे? क्या यूक्रेन नेटो में शामिल होगा अगर वार्ता फेल हुई तो? यूक्रेन के साथ खुलकर जंगी मैदान में ट्रंप आ जाएंगे और भर भर के हथियार और भर भर के मदद देंगे यूक्रेन को, घातक हथियारों की सप्लाई बढ़ा देंगे, रूस पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, रूस के मित्र देशों पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। क्या करेंगे जनरल कुलकर्णी, क्या कर सकते हैं? ट्रंप के पास क्या ऑप्शन है? सैंक्शन आपने लगा दिया 3.5 साल से, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? आपने इतने भर भर के हथियार दे दिए, क्या फर्क पड़ रहा है? आप लगातार उसको मदद दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? 20% जमीन लेके बैठ गया आके, तो क्या कर सकते? ये ट्रंप जो कह रहे हैं, क्या ये सब करेंगे तो रूस की सेहत पर कुछ असर पड़ेगा? धीरे धीरे करके ट्रंप का जो इमेज है उसके ऊपर असर जरूर पड़ने लगा है। अमेरिका जो अपने आप को और पूरे विश्व में जो उसकी ख्याति थी और जो जबदबा था, उस पर जबरदस्त असर पड़ा है। अब कुछ कहीं ना कहीं पर अमेरिका को अब शायद यकीन होने लगा है कि अब उनकी बात कोई सुन नहीं रहा जो होना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा झटका है। और ये जो झटका अब अमेरिका को लग रहा है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा, मुझे लगता है ये एक ईगो है, और ये ईगो इस तरह की भाषा, इस तरह का धमकाना, और इसी में रह जाएगा, कुछ नहीं करेंगे। टैरिफ करके क्या होगा? अमेरिकन जो है उन्हीं को नुकसान होगा, वहीं पर दवाइयां महंगी होंगी, वहीं पर खाना महंगा होगा, वहीं पर रहना महंगा होगा। अभी तक अमेरिका क्या करता था? सब कुछ आउटसोर्स करता था और अपने टेक्नोलॉजी का पैसा उठाता था। अगर आप तो अमेरिका में ही बनाने की कोशिश करेंगे, जब तक बनेगा तो 10-12 साल और लगेंगे, तब तक क्या होगा? अमेरिकन खुद परेशान है। मुझे लगता है अमेरिकन को खुद यकीन करने सोचना पड़ेगा कि क्या ट्रंप उनके बारे में सोच रहे हैं, या और बिल्कुल उन्होंने ये ठीक कहा, सिर्फ अमेरिकन कैथोलिक वाइट जो है वो ही है जो उनका एक देश है, और वो देश जो है धीरे धीरे शायद वो भी समझने लगेगा कि कितनी भी सोशल सिक्योरिटी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, अमेरिका गेट अगेन पूरा विश्व पे उनको। तो मैं फिर इसके आगे का सवाल लेता हूं सर। फिर रोविंदर, यूरोप क्या करेगा? फिर क्या यूरोप को ये सीज फायर मंजूर होगा अगर ये टेरिटरी यूक्रेन के पास जाती है? और नहीं तो क्या यूरोप अब माइनस अमेरिका यूक्रेन को फंडिंग करेगा? क्या यूरोप माइनस अमेरिका यूक्रेन को मदद करेगा कि तुम रूस के आगे डटे रहो और सीज फायर को ना मानो? और क्या होगा, ऐसा हो सकता है माइनस अमेरिका नेटो या जो कोलिशन बना है वो, या यूरोप में इतनी ताकत है कि वो रूस के सामने टिक सके? यूरोप में इतनी ताकत नहीं है, तभी वो बार बार अमेरिका के पास जाता है कि अमेरिका आप भी आओ, राइट? तो यूरोप अकेले नहीं टिक सकता इन सपोर्ट ऑफ यूक्रेन अगेंस्ट रशिया। बट स्टेपिंग बैक, ये जो अलास्का मीटिंग है ना, इसमें आप 2 ट्रैक समझे होंगे। केवल ये रशिया और यूक्रेन युद्ध के बारे में नहीं होगी मीटिंग। पुतिन ये चाहेगा कि ये मीटिंग हो रशिया और अमेरिका के रिलेशंस के बारे में ऑल्सो, और ट्रंप भी वो चाहेगा। पुतिन ये चाहेगा कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते नॉर्मल में आ जाए। इन्होंने एम्बेसीज खोलने की बात ऑलरेडी कर ली है। अभी जैसे जनरल कुलकर्णी बता रहे थे, आप बता रहे थे
यूक्रेन की मिनरल डील तो हो गई है $500 बिलियन की, जो भी कुछ MOU। रशिया में भी ऑयल एंड मिनरल्स की डील का स्कोप है, जो कि पुतिन ने ऑफर करा है अमेरिका को। ट्रंप ने कुछ समय पहले कहा था कि हमारी कंपनी एक्सॉन, शेवरॉन वगैरह कर सकती हैं। तो सो पुतिन वो ऑफर भी करेगा। और एक चीज और याद रखिए, ट्रंप को प्रॉब्लम ये है कि अगर पुतिन पे सैंक्शंस बढ़ाएगा, डेफिनेटली अव्वल हमें नुकसान होगा इंडिया को, क्योंकि अभी 25% है तेल को लेकर के। अमेरिकी सेनेट में बिल चल रहा है, 500% टैरिफ लग जाएंगे अगर सैंक्शन सिवियर हो गई, जब सिवियर केस दिखा रहे थे, राइट। ट्रंप को प्रॉब्लम यह है कि अगर सैंक्शन सिवियर हो गई, रशिया का तेल दुनिया की मार्केट से हट गया, तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो ट्रंप को अपनी आपने बड़ा अच्छा मुद्दा छेड़ा। मैं चाहता हूं युक्तेश्वर कुमार जी, रोज मिलते नहीं, आज पूछ ही लेता हूं। युक्तेश्वर कुमार जी, चीन ने क्या जादू किया है ट्रंप पर भाई? 90 दिन का वेवर दे रखा है, भारत पर 50% टैरिफ लगा के बैठे हैं। क्योंकि चीन से अमेरिका का इतना बड़ा ट्रेड है, अगर चीन से अगर वहां पे सामान नहीं जाए ठीक तरह से, तो वहां के लोगों का जो इन्फ्लेशन जो है, चीजों के दाम जो है इतना बढ़ जाएगा। क्योंकि पिछले 20 से 30 साल में जो रिफॉर्म एंड ओपन डोर पॉलिसी के बाद में चीन 40 साल में जिस तरह से दुनिया का एक फैक्ट्री बन गया है, तो इसलिए ऑब्वियसली चीन को के लिए तो मतलब तो यही है ना सर, मेरा पूछने का मतलब यही था। मेरे पास समय कम है, मतलब तो यही है कि जहां पर ट्रंप कमजोर है वहां पर ट्रंप दबते हैं। तो जाहिर सी बात है पुतिन के साथ भी दबेंगे वो, अगर कमजोर साबित हुए तो। अगर उनके पास ज्यादा कुछ देने को नहीं हुआ पुतिन के पास। 20 सेकंड में। ट्रंप जो है, जो शांति के कबूतर बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन पुतिन जो है वो बाज बने हुए हैं। तो इस बैठक का असली सार यथार्थवाद में है, शक्ति, सुरक्षा और स्वार्थ। पुतिन के लिए जमीन जिंदगी है और ट्रंप के लिए नाम ही काम है। चलिए हम देखते हैं कि जमीन और नाम के बीच कौन जीतता है यहां पर। लेकिन फिलहाल आप चाइना से हमारे साथ जुड़े, पूर्णिमा नाथ जी आप अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रविंदर सर आपका भी, और जनरल कुलकर्णी आपका भी